सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज आयनेशन एंथैल्पी या एनर्जी बेटा। ठीक है, राइट। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, आईई। तो ये हमें डेफिनेशन पहले से पता है बच्चों, ठीक है ना, राइट। आउटर मोस्ट, अगर हमारे पास क्या है, ये एटम है बच्चों, राइट। तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल इज कॉल्ड एज क्या बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी। तो मुझे बताइए बच्चों, यहाँ पे ये जो एनर्जी होगी, ये एक्सोथर्मिक होगी कि एंडोथर्मिक होगी बच्चों? सर एंडोथर्मिक। सेकंड बच्चों, हाँ जस्ट 1 सेकंड। हाँ जी बच्चों, क्या होगा बच्चों बताइए, एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा बच्चों बताइए? एंडोथर्मिक। एक्सो और एंडो क्या होता है बच्चों? एंडो हमने लास्ट पिछले साल आपने पढ़ा होगा, एंडो होता है वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और एक्सो होता है जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो आप मुझे बताइए, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपको ओवरकम करना है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, न्यूक्लियस अपनी तरफ पुल कर रहा है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको निकालना है तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी कि रिलीज होगी बच्चों बताइए? सप्लाई करेंगे कि रिलीज होगी बच्चों? क्या होगी, हमें यहाँ पे सप्लाई करना पड़ेगा एनर्जी, क्या होगा, सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड बेटा। ठीक है, दिस मीन्स ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे एनर्जी क्या रहती है, रिक्वायर्ड रहती है, क्या रहती है, रिक्वायर्ड होती है। सो क्या बोलेंगे बच्चों, आयनेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल। ठीक है, बट यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ फ्रॉम आइसोलेटेड, क्या है, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम बच्चों। ठीक है, राइट। क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, आयनेशन एनर्जी। इसको हम आयनेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो दिस मीन्स क्या है, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है बच्चों, सपोज ये एटम है, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। तो यहाँ पे एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। तो किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, पुल आउट करना है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या कहते हैं, आयनेशन एनर्जी। तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है तो उसको हम क्या सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो सप्लाई करेंगे तो हम किधर लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड। सो ए प्लस जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इस एनर्जी को ही हम क्या कहेंगे बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी को आयनेशन पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो कभी कभार वर्ड ऐसे यूज करेगा, आयनेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो एक ही बात है बच्चों, आयनेशन एनर्जी या आयनेशन पोटेंशियल एनर्जी एक ही बात है। ठीक है, राइट। तो ये जो नोटेशन है बच्चों, ये जो नोटेशन है, क्या कहते हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, कोई रिएक्शन लिखता हूँ आपके ऐसे, ए गिव्स बी और यहाँ पे क्यू लिखा हुआ बच्चों, तो आप मुझे बताइए ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक? क्यू हीट है बच्चों, क्यू क्या है, हीट है। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है। और अगर मैं ए से बी ऐसे लिखता हूँ बच्चों, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है। अब आप देखिए क्या है बच्चों, ठीक है ना, राइट। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ऐसे, बट ये सही नोटेशन नहीं है बच्चों लिखने का, बताने का रिएक्शन का, कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। ऐसा किस लिए है बच्चों, क्यों, क्योंकि ये जो ए और जो बी लिख रहे हो बच्चों, हाँ ये क्या होगा, मोल्स हैं, ये मोल्स या वेट होगा बताइए? इसकी यूनिट क्या होगी, या तो वेट होगी या मोल्स होगा। और इस क्यू की क्या यूनिट होगी, एनर्जी की यूनिट मतलब जूल होगी। तो आप मुझे बताओ, क्या ऐसे पॉसिबल है कि डिफरेंट क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या हम? नो क्या सर। हम डिफरेंट क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो ए है ये तो मास है, अमाउंट है, और ये क्यू क्या है बच्चों, जूल है।
दिस मीन्स ये सही तरीका नहीं है क्या करने के लिए बच्चों, रिप्रेजेंट करने के लिए कि वेदर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, राइट। समझ में आया मैंने क्या रीजन दिया बच्चों? जैसे आप ऐसे लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप देखिए वेलोसिटी, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, यू भी मीटर पर सेकंड है, और जब ए टी आप लिखोगे तो ये भी मीटर पर सेकंड आएगा। तो यहाँ पे सेम क्वांटिटी को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे आप ऐसे लिखते हो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फिजिक्स में। अब आप अगर आप ध्यान से देखें, ये आप डिस्टेंस को प्लस माइनस कर रहे हो। यहाँ पे ये डिस्टेंस है, इसकी यूनिट यूटी की डिस्टेंस भी क्या होगा, मीटर, और एटी स्क्वायर की भी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो यहाँ आप मीटर को ऐड और मीटर को क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। मीटर इज इक्वल टू मीटर प्लस मीटर लिख रहे हो। सो कहने का ये मतलब बच्चों, सेम क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते। दिस मीन्स क्या है, ये सही तरीका नहीं है। जब आप ऐसे लिखते हो ए प्लस आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू ए प्लस, और ये दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट वेदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। या ऐसे लिखना a प्लस क्यू इज इक्वल टू ए। तो ये सही तरीका नहीं है एक्सोथर्मिक बताने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे Q को ऐड नहीं कर सकते। इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बच्चों एंथैल्पी। क्या कहते हैं, एंथैल्पी। और एंथैल्पी का साइन होता है बच्चों कैपिटल H। क्या लिखते हैं, कैपिटल H। और एंथैल्पी हमेशा चेंज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। किसके रिप्रेजेंट में करते हैं, चेंज। तो चेंज को हम केमिस्ट्री में लिखते हैं बच्चों डेल्टा। क्या लिखते हैं, डेल्टा। तो अब मैं फर्क बता रहा हूं आपको आयनेशन एनर्जी और आयनेशन एंथैल्पी में बेटा। हाँ, एनर्जी और एंथैल्पी में यही फर्क है कि जब आप ऐसे लिखोगे A प्लस क्यू गिव्स A प्लस और इलेक्ट्रॉन, तो ये जो Q होगा बच्चों, इसको तो हम क्या कहेंगे, आयनेशन एनर्जी। बट ये सही तरीका नहीं है लिखने के लिए। तो सही तरीका हमने नया यूनिट बनाया, सही तरीका लिखने के लिए हमने लिखा A गिव्स A प्लस प्लस E। अब हमने यहाँ पे साइड में लिख दिया, इसके प्लस माइनस के साथ में नहीं लिखा, इसके इक्वेशन के पैरेलल में लिख दिया हमने डेल्टा H। तो अब हम यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम साइड में लिख रहे हैं, बिल्कुल पैरेलल में लिख रहे हैं कि ये डेल्टा H है। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ I। तो ये क्या हो गया, एंथैल्पी। इसको क्या बोलेंगे, I मीन्स आयनाइजेशन और H मीन्स एंथैल्पी, तो इसको बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, ऐसे रिप्रेजेंट करें, या फिर क्या ऐसे रिप्रेजेंट करें, ऐसे रिप्रेजेंट करें। सही तरीका रिप्रेजेंटेशन का क्या है बच्चों, ये है, ये सही तरीका नहीं है। तो मोस्टली आपको क्या मिलेगा, ये देखने को मिलेगा जब क्वेश्चन करेंगे, ये बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर डेल्टा H है ना, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है बच्चों, तो एंडोथर्मिक का मतलब आप सप्लाई कर रहे हो हीट, हीट क्या सप्लाई कर रहे हो आप रिएक्शन में, तो डेल्टा H का साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव लेना है। तो अगर डेल्टा H पॉजिटिव होता है बच्चों, तो रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक। और अगर डेल्टा H नेगेटिव होता है तो रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक। तो अब हमें क्या है, डेल्टा H के साइन से हम बताएंगे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। अगर पॉजिटिव है तो हम एंडो बोलेंगे, अगर नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे, एक्सो बोलेंगे। ठीक है, राइट। तो बस इतना ही फर्क है कि रिप्रेजेंटेशन का फर्क है एज कंपेयर टू आयनेशन एनर्जी और एंथैल्पी में। ठीक है, राइट, क्लियर है। सो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, अगर आप देखिए यहाँ पे, तो फर्स्ट पहले तरीके से मैंने ऐसे लिखा था जो आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा है, 10th तक पढ़ा है, A प्लस क्यू गिव्स A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और इस क्यू को हम आयनेशन एनर्जी कहते हैं। या एक और तरीके से लिख सकते हैं, A गिव्स A प्लस और इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा H को क्या बोलेंगे, डेल्टा H I या डेल्टा IH, दोनों तरीके से लिख सकते हो आप। I बाद में लगा सकते हो या बीच में भी लगा सकते हो, और इसको बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, राइट। सो क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो बच्चों, क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो डेल्टा H का साइन क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, आयनेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज बेटा पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी इज रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। अगर डेल्टा H नेगेटिव आता है बच्चों तो एक्सोथर्मिक होता है, अगर पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक आता है।
तो डेल्टा एच इज इक्वल टू, अगर मैं आयनेशन एनर्जी बोल रहा हूँ तो डेल्टा एच आई जो होगा वो पॉजिटिव होगा बच्चों, और वो क्या होगा, रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगा। क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो हमेशा ही जो डेल्टा एच जो एंथैल्पी होगा आयनेशन एनर्जी के लिए बोल रहा हूं, वो क्या रहेगा, उसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही आएगा। जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिखता हूं, जैसे सोडियम, यहाँ लिख रहा हूं Na गिव्स Na++ इलेक्ट्रॉन, यहाँ डेल्टा एच लिखता हूं बच्चों, तो मुझे बताइए डेल्टा एच का यहाँ पे, लेट्स सपोज यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 50 जूल फॉर एग्जाम्पल पर मोल, एक मोल के लिए। तो मुझे बताइए इस 50 का साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा बच्चों, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बच्चों, हाँ ये ऐसी एज्यूम्ड वैल्यू है। Positive. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। और इसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, राइट, नोट कर लिया बच्चों। ये वंस क्लियर है आपको? वंस आपने लेट ज्वाइन किया था, नहीं क्लियर है? नोट कर लिया बच्चों सभी ने? 1 minute sir. ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, कौन मुझे बताएगा बच्चों यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा हुआ है, किसी ने पूछा नहीं, आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, व्हाट डज इट मीन्स बेटा? व्हाई इट इज रिटन आइसोलेटेड गैसियस एटम? कौन बताएगा इसका मतलब? देवांशी आप बता सकते हो कि इसका क्या मतलब है, या कोई और बच्चा, हिमांश, धृति, कोई भी बच्चा बेटा, कि व्हाई इट इज रिटन आइसोलेटेड गैसियस एटम बेटा? रिद्धि लिख लिया बच्चों, रिद्धि लिख लिया आपने? Yes sir. ठीक है सब, ठीक है। यूनिट लिख रहे हैं बच्चों, हाँ ठीक है। यूनिट ऑफ आयनेशन एनर्जी हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, आयनेशन एनर्जी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो यूनिट हो सकती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या किलो जूल पर मोल, या किलो कैलोरी पर मोल बच्चों। सर आपने बताया नहीं कि आइसोलेटेड गैसियस एटम। वो कल क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है, राइट। आप मुझे याद दिला देना, ठीक है बच्चों, क्लास में डिस्कस करेंगे उसको, या आप सोच के आना और फिर हम डिस्कस भी करेंगे बेटा, ठीक है। तो यूनिट क्या है बच्चों, एनर्जी की जो यूनिट होगी वही यूनिट होगी आयनेशन एनर्जी की भी, एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल। कन्वर्जन में पता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो जूल का 96500 था, राइट। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है बेटा, हाँ जब आप किसी एटम से बेटा सॉरी, जब आप किसी एटम से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बच्चों, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो उस एनर्जी को हम फर्स्ट आयनेशन एनर्जी कहेंगे बच्चों। इंपॉर्टेंट है ये, क्या कहेंगे, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। जब आप क्या करेंगे, अब A+, पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो A+ बना, अब A+ से जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो A2+ बनेगा। तो जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको बोलेंगे सेकंड आयनेशन एनर्जी, IE2। और जब A+2 से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो A+3 बनेगा, तो बनेगा वो थर्ड आयनेशन एनर्जी होगा। तो जो IE1, IE2, IE3 है बच्चों, ये सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी है। क्या है, सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी, ठीक है। IE1 क्या है, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, IE2 क्या है, सेकंड आयनेशन एनर्जी, या IE3 क्या है, थर्ड आयनेशन एनर्जी। IE डेल्टा एच, I1 डेल्टा एच, I2 डेल्टा एच, I3 बेटा, ठीक है, राइट, क्लियर है? अब देख, अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, किसी एक एटम से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो A+ हुआ, ये फर्स्ट आयनेशन एनर्जी हुई। एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, A+2 हुआ, ये सेकंड आयनेशन एनर्जी हुआ। और +2 से एक और निकाला तो ये थर्ड आयनेशन एनर्जी हुआ बेटा। तो क्या मुझे रिलेशन बता सकते हो IE1 और IE2 और IE3 में बच्चों, कौन सबसे ज्यादा कौन सबसे कम? क्या आप बता सकते हैं क्या रिलेशन होगा, कौन हाईएस्ट होगा या कौन लोवेस्ट होगा?
किस किस टाइम पे सबसे ज्यादा एनर्जी रही रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में कि थर्ड केस में? बच्चों बताइए, कौन बताएगा कि थर्ड केस में? क्यों बेटा थर्ड केस में, क्या रीजन देंगे हम थर्ड केस में? हाँ रियांशी बोलिए, वाई थर्ड केस में बच्चों? तो फ्री इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन तो एक ही निकाल रहे हैं रियांशी, एक इलेक्ट्रॉन तो हम एक ही निकाल रहे हैं बेटा हर केस में, तीन नहीं निकाल रहे बेटा, इलेक्ट्रॉन तो एक ही निकाल रहे हैं। तभी भी थर्ड वाला सबसे ज्यादा होगा, ठीक है राइट। सर फर्स्ट वाला मैक्सिमम होएगा। नहीं बेटा हिमांश, थर्ड वाला मैक्सिमम होगा। आप सेकंड में मुझे होगा। बताओ कि आप ऐसे देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है राइट। लेट्स सपोज क्या है, हमारे पास कोई एटम एक्स होता है, लेट्स सपोज कोई एटम एक्स है, ठीक है ना, इस पे इनिशियल लेट्स सपोज कितने 7, लेट्स सपोज कुछ भी मान ले 9 प्रोटॉन थे और 9 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब जब पहला इलेक्ट्रॉन निकला बच्चों तो ये हो गया ई ऐसे, इसको हमने बोला फर्स्ट आयनिसन एनर्जी। अब दूसरे से प्लस से हुआ तो ये बना +2 और एक इलेक्ट्रॉन। अब इसमें प्रोटॉन तो अभी भी 9 है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों 8, तो इसको हमने बोला आयनिसन एनर्जी 2। अब आपने +2 से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अब 9 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है, ये आयनिसन एनर्जी 3 हो गया। अब आप मुझे बताइए, जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो क्या जेड इफेक्टिव नहीं इंक्रीज हो रहा है? बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है जेड इफेक्टिव? आप देखिए पहले केस में 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए हुए थे, फिर दूसरे केस में 9 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए हुए हैं, और लास्ट केस में 9 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए हुए। तो किस में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, किस केस में, फर्स्ट केस में, सेकंड में कि थर्ड में? बच्चों बताइए। थर्ड केस। थर्ड केस में, क्योंकि 9 प्रोटॉन ने 7 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा हुआ है, और दूसरे केस में 9 प्रोटॉन ने 8 इलेक्ट्रॉन को खींचा हुआ है और 9 प्रोटॉन ने 9 इलेक्ट्रॉन को खींचा हुआ है। तो इस केस में इसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब इस केस से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा कि नहीं होगा? बताइए, इस केस से, है कि नहीं बच्चों? यस सर। ठीक है राइट। तो होगा क्या बच्चों, रिलेशन क्या है बच्चों, IE3 ग्रेटर देन IE2 होगा बच्चों, और IE3 होगा, IE1 होगा। तो जैसे जैसे आप सक्सेसिव आयनिस एनर्जी करते जाओगे, आयनिस एनर्जी बढ़ती जाएगी। हो क्या रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे थे, फिर 9 8 पे लगा रहे हैं, 7 किस पे लगा रहे हैं, 9 7 पे लगा रहे हैं। आपको याद है मैंने कल बताया था, जैसे जैसे कैटायन बढ़ता जाएगा चार्ज, उसका जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? बताइए। आपके पास तीन चीजें, एक ए प्लस और एक A2+। पहले इलेक्ट्रॉन निकाला आपने इससे, दूसरे से इससे, तीसरे से इससे, तो इफ जेड इफेक्टिव किसका सबसे ज्यादा था बच्चों? बताइए इन तीनों में किसका सबसे ज्यादा है? +2। A+2 का। तो आयनिस एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी बच्चों। क्लियर है राइट? सो ये प्लीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1 होगा। रीजन भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे जैसे आप चार्ज आता जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? बताइए बच्चों, सबसे छोटा साइज कौन सा होगा? A+3 का हो जाएगा, या 8+2 का होगा, फिर +1 का, फिर प्लस का A का, है कि नहीं बच्चों? बताइए। यस सर। और साइज जितना छोटा होगा न्यूक्लियस के उतने नजदीक हो जाएगा, और साथ में जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है। तो दोनों चीजें हो रही, साइज तो छोटा हो रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस के नजदीक आ रहा है वैलेंस शेल, और जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। सो दिस मीन्स दोनों की वजह से, एक तो साइज छोटा हो गया तो न्यूक्लियस के नजदीक आ गया, और न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ गया, तो उन दोनों की वजह से क्या होगा, उसका आयनिस एनर्जी क्या करेगा बच्चों? बढ़ जाएगा। तो आयनिस एनर्जी हमेशा बच्चों क्या होगा, सक्सेसिव हमेशा ग्रेटर देन होगी उससे पहले वाले से, प्रेडिसीसर से। तो यहाँ पे कंक्लूड किया हुआ बच्चों मैंने, आयनिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होगा, या दूसरा आयनिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनिस एनर्जी इंक्रीज करेगा, और साइज डिक्रीज करता है तो भी आयनिस एनर्जी इंक्रीज करेगा बच्चों। क्लियर है राइट?
तो नेक्स्ट है बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग आयनेशन एनर्जी। बच्चों यही दो फैक्टर है, मैंने अभी लिखा था बच्चों। फैक्टर किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? एनर्जी एनर्जी डिपेंड करेगा किस पे? जेड इफेक्टिव पे। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज उतना एनर्जी ज्यादा बच्चों, और जिसका साइज जितना ज्यादा उसकी एनर्जी उतनी कम। इनवर्सली रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? नोट कर लिया बच्चों? सर आप नोट्स भेज देना आज। हाँ जी बेटा, नोट्स में भेज दूंगा बेटा। क्लियर है बेटा? थर्ड फैक्टर है बच्चों पेनिट्रेशन पावर। हाँ ठीक है, राइट। थर्ड फैक्टर जिसपे आयनिक एनर्जी डिपेंड करेगी बच्चों, पेनिट्रेशन पावर। अब पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है बच्चों? ठीक है, राइट। कौन सा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा बच्चों? बताइए कौन सा ऑर्बिटल सबसे नजदीक होगा? एस। फिर कौन सा? पी, फिर डी, फिर एफ। तो मुझे बताइए किससे अगर आपको इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से निकालना हो तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, सबसे कम एनर्जी लगेगी बच्चों? बताइए। सबसे ज्यादा। सर सबसे सबसे ज्यादा। ज्यादा। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल बिल्कुल नजदीक है, उसके बाद पी, फिर डी, फिर एफ बच्चों। दिस मींस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस ऑर्बिटल देन पी देन डी फॉलोड बाय एफ बच्चों। इसी को क्या कहेंगे? पेनिट्रेशन पावर बच्चों। क्या कहेंगे? पेनिट्रेशन पावर। सो क्या है पेनिट्रेशन पावर या पेनिट्रेशन कैपेसिटी बेटा? इट इज डिफाइंड फॉर ऑर्बिटल्स। किसके लिए डिफाइंड है? ऑर्बिटल्स के लिए। सेल के लिए या सब सेल के लिए डिफाइंड नहीं है बच्चों, याद रखें किसके लिए डिफाइंड है? ऑर्बिटल्स के लिए। तो सेल और सबसेल सेम होना चाहिए तभी ये एप्लीकेबल होगा, ये वाला पॉइंट। तो अगर सेल और सबसेल सेम है तब फर्क पड़े, तब हमें डिपेंड करेगा क्या? ऑर्बिटल पे। सो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, then electron in p orbital, then electron in d orbital followed by f orbital. Hence more energy is required to remove an electron from p orbital, then d orbital followed by f orbital. So the penetration power क्या होगी बच्चों? s की सबसे ज्यादा होगी, फिर d की, फिर f, फिर p की, फिर d की, फिर f की। तो जो आयनेशन एनर्जी होगी बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? पेनिट्रेशन पावर या पेनिट्रेशन कैपेसिटी बच्चों। मतलब अगर एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एस कंपेयर टू पी में, एस कंपेयर टू डी और एफ बच्चों। क्लियर है बच्चों? तो ये है थर्ड फैक्टर जिसपे डिपेंड करेगा। पहला था बच्चों जेड इफेक्टिव, दूसरा था साइज, तीसरा है पेनिट्रेशन पावर बच्चों। और जो फोर्थ है बच्चों वो है इलेक्ट्रॉनिक। हाँ जी बेटा बोलिए। थर्ड फैक्टर दोबारा समझाना। दोबारा बता दें। लेट्स सपोज क्या है बच्चों, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ यहाँ पे, ऐसे लिख रहा हूँ कुछ। लेट्स सपोज मैंने लिखा यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ऐसे आया कुछ 1s2 2s2 2p कितना 2p3 आ गया। लेट्स सपोज 2p3 आ गया या 2p1 आ गया फॉर एग्जांपल, राइट। अब अगर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये क्या है? दोनों का सेल सेम है, इसका भी सेल 2 है, इसका भी सेल 2 है, दोनों का सेल 2 है। तो जो एस वाला इलेक्ट्रॉन होगा बेटा वो क्या होगा? न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक होगा एस कंपेयर टू कौन सा वाले? पी वाला। तो इसका मतलब जब आप एस से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी एस कंपेयर टू जब क्या निकालोगे? किससे निकालोगे? पी से निकालोगे, क्योंकि पी न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। तो यही पेनिट्रेशन पावर है कि जितना न्यूक्लियस से जितना नजदीक होगा ऑर्बिटल, उससे आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो जो नजदीक होता है वो सबसे कौन सा होता है? एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो मुझे बताओ प्रांजल सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगेगी निकालने के लिए? जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक ऑर्बिटल है। यस सर। तो किस में लगेगा? एस में, फिर पी में, फिर डी में, फिर किस में? एफ में। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं बच्चों? पेनिट्रेशन पावर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, राइट। लास्ट है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने पहले डिस्कस किया था कि जो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा या कंप्लीटली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, राइट। या किसी का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है P
3 होता है या P6 होता है या D5 या D10 होता है, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि कंप्लीटली हाफ फील्ड या कंप्लीटली फुली फील्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई ऑलरेडी बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है या सॉरी एटम है, तो उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जो ऑलरेडी कोई अनस्टेबल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। ठीक है, लेकिन क्या है, कोई एटम जो ज्यादा स्टेबल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मतलब ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो कभी भी क्या होगा, किसी भी एटम का अगर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली हाफ फील्ड या कंप्लीटली फिल्ड होगा बच्चों, उसकी आयनिक एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्या अदर कॉन्फ़िगरेशन से। राइट, तो ये वाला यही पॉइंट कहता है बच्चों, half filled and completely filled configuration are stable, hence more energy is required to remove an electron from half shell and completely filled subshell or orbital. So this means जो ionization energy होगा वो directly proportional to stable configuration होगा। तो जिसका भी stable configuration होगा बच्चों, उसका क्या लगेगा आपको, ionization energy क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या है, ठीक है राइट, S2 है मतलब कंप्लीटली फिल्ड, या P3 है या P6 है या D5 है, D10 है, सिमिलरली F7 है या F14 है, अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आता है बच्चों तो वो क्या होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, और उससे एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपको ज्यादा लगेगी। क्लियर है बच्चों, लिख लिया बच्चों सभी ने? यस सर। ठीक है, लिखेंगे बच्चों पीरियोडिसिटी या ट्रेंड, बच्चों लिखेंगे बेटा पीरियोडिसिटी या ट्रेंड बेटा, हाँ पीरियोडिसिटी और ट्रेंड ऑफ आयनेशन एनर्जी बच्चों। तो अलोंग द पीरियड बच्चों हमें पता है जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, और मैंने अभी बताया था आयनेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होगा, तो अलोंग द पीरियड आयनेशन एनर्जी क्या करती है बच्चों, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड आयनेशन एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज करता है बच्चों, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, और साइज भी डिक्रीज करता है, दोनों चीजें हो जाता है, तो इसलिए आयनेशन एनर्जी क्या करेगा, अलोंग द पीरियड इंक्रीज करेगा। सेकंड है डाउन द ग्रुप बच्चों, तो डाउन द ग्रुप में हमें पता है जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट रहता है बट साइज इंक्रीज करता है, और आयनेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है बच्चों, तो डाउन द ग्रुप साइज क्या करेगा, डिक्रीज, सॉरी आयनेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है राइट, तो क्या आप गैस कर सकते हैं बच्चे कि किस एलिमेंट की आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी पीरियोडिक टेबल में, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी बच्चों, कौन बता सकता है, गैस कर सकते हो आप, किस एलिमेंट की आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ओके, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसी पीरियड में हाइड्रोजन के अलावा कौन सा होता है उस पीरियड में, नोबल हीलियम। गैसेस। हीलियम, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में, तो फर्स्ट पीरियड में हीलियम भी है बच्चों, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है 1s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2। कौन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बताइए, नंबर ऑफ सेल तो सेम है दोनों में, किसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है बच्चों, 1s2। हीलियम का स्टेबल है, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका मतलब अगर कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आयनिक एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो हीलियम जो होता है बच्चों उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, कहने का ये मतलब है जो नोबल गैस है बच्चों, क्योंकि अलोंग द पीरियड क्या होगा, अलोंग द पीरियड क्या करेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, तो आयनिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी बेटा। तो इसका मतलब जो नोबल गैसेज है उनकी हाईएस्ट होनी चाहिए आयनिक एनर्जी, और होती भी है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में। क्यों, क्योंकि एक तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऊपर से जेड इफेक्टिव भी ज्यादा होता है। ठीक है राइट, तो थर्ड पॉइंट ये है बच्चों, in their respective period noble gases will have maximum ionization energy because of very stable configuration, because of very stable configuration.
क्लियर है बेटा? और सबसे Yes, sir. लोवेस्ट किस ग्रुप की होगी बच्चों? सबसे कम किस ग्रुप की होगी? First group. फर्स्ट ग्रुप की। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में मेटल्स होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? दे हैव टेंडेंसी टू लूज क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो जो ग्रुप 1 और जो ग्रुप 2 एलिमेंट है भाई, बेसिकली ग्रुप 1 है, उसकी सबसे कम माइनस एनर्जी होगी बच्चों। तो G1 एलिमेंट दैट इज एल्कली मेटल्स बच्चों हैव लोवेस्ट माइनस एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। तो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में नोबल गैस की सबसे ज्यादा और ग्रुप 1 की सबसे कम। ठीक है, राइट? तो क्या आप मुझे गैस करके बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट है जिसकी आयनिक एनर्जी सबसे कम होगी बच्चों? कौन सा एलिमेंट होगा जिसकी आयनिक एनर्जी सबसे कम होगी? कोई बता सकता है? कोई गैस बेटा, किसी को भी, किसी का भी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ओके। और कोई बेटा, और कोई बता सकता है किसका सबसे कम होगा आयनिक एनर्जी? सर लिथियम। लिथियम, हाँ, ओके। देखिए क्या है, अभी हमने बोला Sir, था ग्रुप cesium. सीजियम, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, सीजियम इज द करेक्ट आंसर। हाँ, कनन फ्रेंसियम भी बेटा आंसर हो सकता है, बट फ्रेंसियम इज रेडियो एक्टिव, तो इसलिए फ्रेंसियम की बात नहीं करेंगे, तो हम उसके ऊपर वाले एलिमेंट की बात करेंगे, सीजियम बेटा। तो होता है क्या, आप देखिए हाइड्रोजन, फिर ग्रुप 1 में लिथियम आता है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और सीजियम। अब डाउन द ग्रुप हमने बोला इनकी लोवेस्ट होती है अपने पीरियड में, और डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज करता है, इसका अंदर सबसे कम किसका होगा? सीजियम का होगा। तो सीजियम की बच्चों आयनिक एनर्जी लोवेस्ट होती है और हीलियम की हाईएस्ट होती है। ठीक है, राइट? तो ये वाला पॉइंट लिख लेंगे बच्चों, हीलियम इज हाईएस्ट आयनिक एनर्जी ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पेनिट्रेशन पावर, क्योंकि एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है आप। और सीजियम की लोवेस्ट होती है बच्चों ड्यू टू इट्स साइज, क्योंकि उसका साइज काफी बड़ा होता है। ठीक है, जो Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। सर ग्रुप 18 में जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, हाँ बिल्कुल, साइज तो सभी में इंक्रीज तो करेगा बेटा, फिर हर ग्रुप में। उसमें आयनाइजेशन एनर्जी भी लोएस्ट होएगी हाँ 18 ग्रुप में। 18 ग्रुप की लोवेस्ट होगी, अपने ग्रुप नहीं, अपने ग्रुप में लोवेस्ट आप बता सकते हो, अपने ग्रुप में लोवेस्ट किसकी होगी वो ये बता बोल सकते हो आप, बट पीरियड में नहीं। पीरियड में तो उस पीरियड में आप अलोंग द पीरियड मूव करोगे ना, लेफ्ट टू राइट। तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो जो बिल्कुल राइटेस्ट एलिमेंट होगा उसकी सबसे ज्यादा होगी, और जो लेफ्ट वाला होगा उसकी सबसे कम होगी। दो चीजें है ना बेटा। अगर आप यहाँ पे ऐसे देखते हो, लेट्स सपोज आपने हीलियम लिखा, फिर यहाँ लिखा नियॉन, और फिर क्या लिखा यहाँ पे? आर्गन। इधर आपने लिखा लिथियम, इधर लिखा सोडियम। तो अब ये क्या होगा, जब आप इधर से इधर मूव करोगे तो आर्गन की सबसे ज्यादा होगी, सोडियम की सबसे कम होगी। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे, इन तीनों में कंपैरिजन करोगे, तो इसमें सबसे कम किसकी होगी बताइए? इन तीनों में आर्गन। सबसे कम किसकी? आर्गन की, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, तो जब साइज बढ़ेगा तो आयनिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। तो आपको कमेंट करना है ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज। तो ग्रुप वाइज डिक्रीज करेगा, पीरियड वाइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अभी क्लियर है यस अंजल सर। आपको? ठीक है, क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक फोटो वो बनाना है, आपको क्या कहते हैं, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रो राइट, तो हम किस मेटल को ले जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आसानी से हो जाए बच्चों? बताइए किस एलिमेंट को लेना चाहिए हमें फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सर ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट, और उसमें ग्रुप 1 में भी किसको लोगे आप? सीजियम। सीजियम को। क्यों लोगे? क्योंकि फोटोस जो सेल होता है उसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो आप कौन सा मेटल लेना चाहोगे जिसमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कि ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी? कौन सा मेटल लोगे आप जिसमें क्या होगी, लेस एनर्जी क्या एनर्जी। होगी? कम रिक्वायर्ड होगी। लेट्स सपोज आपने ले लिया सोडियम, सोडियम के लिए जरूरत है 50 की और सीजियम के लिए जरूरत है सिर्फ 10 की, तो कौन सा मेटल लोगे आप? सीजियम लोगे। तो आइडियली क्या है, जो फोटो सेल्स होते हैं या जो सोलर पैनल्स होते हैं उसमें जो मेटल होता है वो सीजियम होता है। क्या होता है? सीजियम होता है।
बट सीजियम महंगा होता है बच्चों, इसलिए पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पोटेशियम यूज करते हैं। तो जितने भी जो घर के ऊपर सोलर पैनल लगे होते हैं उसमें जो मेटल होता है वो कौन सा होता है, पोटेशियम होता है, बट आइडियली सीजियम शुड बी यूज्ड। तो कभी क्वेश्चन आ जाए थ्योरेटिकल कि कौन सा एलिमेंट आपको यूज करना है सोलर पैनल्स में, तो अगर सीजियम वहां पे गिवन है बच्चों तो सीजियम शुड बी द आंसर, बिकॉज इट हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चों? सर Yes. रुबिडियम क्यों नहीं यूज करते पोटेशियम की जगह किसके लिए? सर सोलर पैनल्स में? रुबिडियम भी महंगा है बेटा। मोस्ट कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, सोडियम और पोटेशियम। आप बताओ सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके एग्जिस्ट करते हैं, सोडियम पोटेशियम के। यस सर। तो आप मोस्ट कॉमन यूज करोगे ना जो इजीली अवेलेबल है। अब सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो इवन आपको पता है वो रिएक्ट कर एटमॉस्फेयर में रिएक्ट कर जाता है जल्दी। तो सोडियम ज्यादा एबंडेंट में अवेलेबल है बट वो रिएक्टिव ज्यादा है, तो इसलिए आइडियली हमने क्या यूज किया, पोटेशियम यूज कर लिया। ओके सर। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट है बच्चों, ठीक है ना, राइट। तो क्वेश्चन करते हैं हम इसमें, ठीक है, राइट। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो हाइड्रोजन और हीलियम में किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी बच्चों, हीलियम की। किसकी होगी, हीलियम की। फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो करेक्ट ऑर्डर है बच्चों, हमने बोला था अलोंग द पीरियड इंक्रीज करना चाहिए था, तो नियॉन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी और लिथियम की सबसे कम, यही ऑर्डर होना चाहिए था ऐसे ऐसे। लेकिन होता है क्या है बच्चों, जो करेक्ट ऑर्डर है, बेरिलियम की क्या होती, ज्यादा होती किससे, बोरॉन से, तो ये पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। और क्या है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से, तो ये भी पोजीशन क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों, क्वेश्चन पूछेगा व्हाई बेरिलियम हैज मोर आयन्स एनर्जी देन बोरॉन। अब रीजन क्या है बच्चों, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 1s2 2s2 होगा, और यहाँ होगा 1s2 2s2 2p1। तो बताइए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है बच्चों, बेरिलियम का है कि बोरॉन का है? बोरोन। बोरॉन। बोरॉन का क्यों है बेटा, ये कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है? एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं कि नहीं आते बच्चों, बताइए। एस में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने, यहाँ पे 1, तो ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों। तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, इसीलिए बेरिलियम की ज्यादा होगी किससे, बोरॉन से। ठीक है, राइट। दूसरी चीज पेनिट्रेशन पावर भी देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको सेल दोनों का सेम है 2 और 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना है एस से, यहाँ निकालना है पी से, तो किससे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एस से कि पी से बच्चों, किससे ज्यादा होगी, एस से कि पी से, एस से, राइट। सो दिस मींस क्या होगा बच्चों, बेरिलियम की ज्यादा होगी किससे, बोरॉन से। तो क्या है यहाँ पे, बोरॉन हैज हाई जेड इफेक्टिव बट स्टिल बी हैज हाई आयनेशन एनर्जी। जेड इफेक्टिव तो बोरॉन का ज्यादा है बेरिलियम से, बट बेरिलियम की आयनेशन तभी भी ज्यादा है बिकॉज नंबर ऑफ शेल तो सेम है, PQN का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बट बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना है, s ऑर्बिटल से, और b में रिमूव करना है p ऑर्बिटल से। तो पेनिट्रेशन पावर 2s की ज्यादा होगी किससे, 2p से, इसीलिए क्या होगा, बेरिलियम की ज्यादा होगी किससे बेटा, बोरॉन से। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। सेकंड है बच्चों, क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बच्चों। हाँ, तो नाइट्रोजन की क्या होती है, ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। वहां पे क्या रीजन देंगे बच्चों, नाइट्रोजन का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे P3 आएगा और यहाँ पे P4 आएगा,
अब ये क्या कंप्लीटली हाफ फिल्ड है और ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड नहीं है, ना ही फुली फिल्ड है ना ही हाफ फिल्ड है कंप्लीटली। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से क्या होगा, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एज कम्पेयर टू क्या बच्चों, ऑक्सीजन से। सो दैट इज वाई नाइट्रोजन की एनर्जी ज्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे रीजन यही है बच्चों कि नाइट्रोजन जो है जेड इफेक्टिव क्या है, लेस देन ऑक्सीजन है, but still nitrogen has high NS energy than oxygen because N has stable half filled configuration. N has stable half filled configuration as compared to oxygen बच्चों, as compared to oxygen. क्लियर है बेटा? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो बेरिलियम और यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन दिया पेनिट्रेशन पावर से, और यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हमने क्या, कॉन्फ़िगरेशन से बच्चों। क्लियर है बेटा? क्लियर है बच्चों ये? यस सर। तो थर्ड है बच्चों, थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड पीरियड में भी जो ऑर्डर सेकंड पीरियड का था बच्चों, वही ऑर्डर थर्ड पीरियड का भी रहेगा, ठीक है, राइट। तो सेकंड पीरियड में क्या था, mg का भी कॉन्फ़िगरेशन 2 यहाँ पे आएगा 3s2। तो सेम रीजन होगा बच्चों, यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर बेरिलियम के नीचे क्या था, मैग्नीशियम, और बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम। तो क्या होगा, मैग्नीशियम का ज्यादा हो जाएगा एल्यूमिनियम से, और नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है, और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। तो दिस मीन्स फॉस्फोरस का ज्यादा हो जाएगा किससे, सल्फर से, फॉर सेम रीजन। यहाँ पे क्या था, पेनिट्रेशन पावर, यहाँ पे क्या, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बेटा? तो जो ऑर्डर सेकंड पीरियड का था वही ऑर्डर सेम थर्ड पीरियड का भी रहेगा बच्चों। फिर है फोर्थ पीरियड की बात करें अगर हम, सॉरी अब हम ग्रुप की बात करते हैं, पीरियड की बात नहीं कर रहे, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप बच्चों क्या करेगा, डाउन द ग्रुप क्या करेगा, साइज क्या करता है, डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है, इंक्रीज इंक्रीज। करता है। तो क्या होगा, आयनिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो सीजियम की सबसे कम होगी बच्चों, लिथियम की सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे हम, लिथियम की सबसे ज्यादा, सीजियम की कम। ग्रुप 2 में भी बच्चों यही रहेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, तो बेरिलियम की सबसे कम होगी और बेरिलियम की सबसे ज्यादा होगी और बेरियम की सबसे कम हो जाएगी। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करा तो एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। 6 एग्जाम्पल अगर मैं पूछता हूँ, देखते कौन आंसर बताता है इसका बच्चों, किसकी आयनिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी बच्चों, इस केस में, इस केस में किसकी आयनिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी बच्चों, बताइए। सर Mn+7। क्यों Mn+7 का होगा बच्चों, क्या रीजन देंगे? क्या रीजन देंगे चार्ज बेटा? ज्यादा है उस पे। तो Mn+7 हो जाएगा, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका होगा, साइज बहुत कम हो चुका होगा कि नहीं हो चुका होगा, बताइए इन तीनों, इन सभी में। अगर मैं साइज का ऑर्डर पूछता तो साइज का ऑर्डर क्या होता, सबसे कम किसका होता है, Mn+7 का, और सबसे ज्यादा किसका यस होता है, सर। Mn का। कल हमने किया भी था ये क्वेश्चन। तो साइज जितना छोटा और Z इफेक्टिव उतना बढ़ चुका होगा। सो दिस मीन्स क्या होगा, Mn+7 का सबसे ज्यादा होगा, तब +6 का, तब +4 का, तब +2 का, फिर +2 का, फिर Mn का। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अगर हम रूल बनाते हैं तो कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका साइज उतना छोटा होगा और आयनिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो आयनिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। तो कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा बच्चों, उतना ज्यादा क्या होगी, उसकी आयनिक एनर्जी होगी।
और यही अगर मैं आपसे कहता हूं कि उसका बताइए, अगर आप इसका बताइए क्या कहते हैं एनायन का बताइए, तो एनायन में क्या रीजन देंगे, किसका सबसे कम होगा, सबसे कम या सबसे ज्यादा किसका होगा इस केस में, सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों, एन का। एन का। एन का। क्यों, क्योंकि इस बार एन का साइज सबसे क्या होगा, छोटा होगा, n-3 का सबसे बड़ा होगा। सो दिस मीन्स अगर हम रूल बनाते हैं तो रूल ये कहता है कि अगर कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा है उसकी आयनिक एनर्जी उतनी ज्यादा है। लेकिन अगर एनायन की बात करते हैं, एनायन में चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका आयनिक एनर्जी उतनी कम होगी बच्चों। तो प्लीज ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, राइट। बट याद रखिएगा ये सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अगर एलिमेंट सेम है तो चार्ज देखेंगे हम, लेकिन अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो कमेंट करना मुश्किल है। सो दिस फैक्टर इज फॉर सेम एलिमेंट बेटा, सेम एलिमेंट के कैटायन और सेम एलिमेंट के क्या बच्चों, एनायन। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, यस सर। ठीक है, राइट। तो सेम अगर मैं ये क्वेश्चन करता हूं, देखिए यहाँ अगर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि O-2 F-1 Na+ और Mg2+ बच्चों, तो यहाँ पे किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। कल क्वेश्चन किया था हमने बिल्कुल ऐसे ही बेटा, हाँ। किसकी सबसे ज्यादा होगी बच्चों, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है बताइए, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है यस बताइए सभी। सर। तो साइज सबसे बड़ा किसका होगा इसमें, ये तो मैं O2- का। तो O2- का साइज सबसे बड़ा, तो आयनिक एनर्जी सबसे क्या बच्चों, कम, है ना। और साइज सबसे छोटा किसका होगा यहाँ पे, Mg+2। Mg+2 का। Mg2+ का साइज सबसे छोटा है, तो आयनिक एनर्जी सबसे ज्यादा बेटा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है, Mg2+, फिर Na+, फिर F-, फिर O-2 बेटा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाँ। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आप वही करेंगे जो आप पहले करते आए, साइज के हिसाब से कम हम देख लेंगे कि आयनिक एनर्जी किसकी कम किसकी ज्यादा होगी। और अगर मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ इस केस में, इन तीनों में एक Cl- है, एक Cl और एक Cl+ है बच्चों, तो आयनिक एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी, Cl+। Cl+ की। क्यों Cl+ की होगी, क्या रीजन देंगे हम यहाँ पे, सर उस क्योंकि वो उसका चार्ज ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा नहीं, साइज फैक्टर साइज ज्यादा होगा। छोटा है ना, कैटायन है तो कैटायन का साइज छोटा होगा एज कम्पेयर टू क्या, एटम और एनायन से। इन तीनों में साइज सबसे छोटा होगा कैटायन का, फिर एटम का, फिर एनायन का। तो साइज सबसे छोटा तो आयनिक एनर्जी सबसे ज्यादा, ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा। तो करेक्ट ऑर्डर है बच्चों Cl+, फिर Cl, फिर Cl-। ठीक है, राइट। तो कल की क्लास में बेटा हम यहीं पे क्लास खत्म कर रहे हैं। कल की क्लास में हम आगे इसके कंटिन्यू करेंगे, आयनिक एनर्जी के एक्सेप्शंस लिखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे बेटा आयनिक एनर्जी के। और अगर टाइम मिलेगा तो विल स्टार्ट द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बच्चों भेज दूंगा, काफी बच्चों ने क्लास लीव कर दी है बेटा, ठीक है। बट आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग और नोट्स भी मैं भेज रहा हूँ। अगर आपने कुछ मिस किया है प्लीज गो थ्रू इट। और आप आज भी मुझसे पूछ सकते हैं, नोट्स सबके तैयार होने चाहिए बेटा क्लास में, ठीक है ना, लेके आइएगा कल की क्लास में, सो दैट हम कल का स्टार्ट करेंगे, जो भी इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, सर कल ऑफलाइन ही ऑफलाइन ही लगेगी। ऑफलाइन ही करेंगे बेटा, बस थोड़ी मजबूरी थी इसलिए, अदरवाइज ऑफलाइन ही करेंगे, है ना, ऑनलाइन नहीं करेंगे बेटा। जरा सा भी पॉसिबिलिटी होती है, एक्चुअल में क्या था, कल तो जो सेंटर पे थे मुझे पता है ना, प्रांजल और भी अंशुमन थे, बाकी फंस गए थे सभी लोग। एक 12th में लड़की थी वो भी फंस गई थी, वो तो बहुत देर बाद गई, मैं उसके बाद गए, है ना, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। ठीक है, राइट। तो अब अननेसेसरली हम बुलाते और क्या होता है, आप फंस जाते कहीं पे, आपके पेरेंट्स कहीं पे स्टक हो जाते हैं आपको लेने के लाने के लिए, तो दिक्कत हो रही होती, इसीलिए हमने क्लास ऑफलाइन करी है और ऑनलाइन करी, अदरवाइज क्लास ऑनलाइन ही करेंगे बेटा। ठीक है, मैं तो काफी लेट निकला था बेटा, मैं लगभग 2 बजे करीब निकला था बेटा, हाँ। और मुझे वहां से इंस्टीट्यूट से अपने घर आने में आधे घंटे से ज्यादा लग गया था, जो कि 5 मिनट का रास्ता है, 5 से 7 मिनट का रास्ता है।
ठीक है, राइट। क्लियर है बच्चों? तो कल हम कंटिन्यू करेंगे और होपफुली वी विल डू ऑफलाइन क्लास बेटा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू बेटा, सर। थैंक यू बेटा।